हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज एंड ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम साथ में रिवीजन स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बट नाउ लेट अस कंटिन्यू विद आवर कोर्स। कि भाई अभी तक हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी हमने देखा था अभी पिछले कुछ लेक्चर्स में बेसिकली हम जो कॉमन टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कॉमन चीज़ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में। पहले हमने पढ़ा भाई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, फिर हमने पढ़ा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल के बारे में, फिर हमने पढ़ा चार्ज जब मूव होता है वायर में तो भाई उसके कारण करंट भी प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हम चार्ज के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं, चार्ज के आसपास ही सारी बात कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक चार्ज या फिर मूविंग चार्ज। कि भाई जब चार्ज मूव होता है राइट, और जो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो जाता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो इसके पहले मैं बात करूँ उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने पुट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके पास आपने कोई चार्ज रख दिया है, तो इस चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा, क्या इस चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, इस चार्ज का कैसा मोशन होगा। मोशन हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम ये जानते हैं कि अगर ये चार्ज रेस्ट पे है और हमको अगर इसे मोशन में लाना है तो हमें इस पर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। और चार्ज पे हमने सिर्फ एक ही टाइप का फोर्स पढ़ा है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो क्या ये जो आई करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? अगर कर रहा है तो इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा और इसका कुछ मोशन होगा, और नहीं कर रहा है तो इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा और इस चार्ज का कुछ भी मोशन नहीं होगा। तो हमने पाया कि जब भाई कोई करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास आप चार्ज रखते हो तो इस पर का कोई भी मोशन नहीं होता है, मतलब इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं होती है। लेकिन फिर हमने देखा कि भाई मान लीजिए अगर यही चार्ज हम मूव करने लगें, वेलोसिटी v से मूव करने लगें तो क्या होता है। तो हमने पाया कि भाई जब इस चार्ज को आप वेलोसिटी v से मूव करने लगते हो तो इस चार्ज का मोशन सीधा सीधा नहीं होता है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है। अब इस डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। तो इस डिफ्लेक्शन का कारण क्या है? इस डिफ्लेक्शन का कारण है कि इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इस चार्ज पे जो फोर्स लगता है ऐसे केसेस में उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वाई? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्ट नहीं हो रही है, तो हम देख चुके हैं चार्ज रेस्ट पे था तो कोई मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही चार्ज मूव करने लगता है मतलब, और इसमें कुछ डिफ्लेक्शन होने लगता है मतलब इस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि भाई जो भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फोर्स चार्ज अगर रेस्ट पे है तो नहीं लगता है, लेकिन अगर चार्ज मूव होने लगता है तो वो फोर्स लगने लगता है। मतलब मूविंग चार्ज पे वो फोर्स लगता है, मतलब उस चार्ज की कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो ये जो फोर्स लगता है इस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ये लगता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और इस चार्ज का जो भी आपका मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ गिवन बाय Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, जहाँ पर Q होता है आपका चार्ज, V होती है आपकी वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और V क्रॉस B क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है जो ये मैग्नेटिक फोर्स लगता है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये हम वेक्टर्स में ही देख चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज़ मैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फोर्स की। अब भाई हमने मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बता दिया है। अब देखना क्या है कि जब जब हमने फोर्स की स्टडी करी है, चाहे काइनेमेटिक्स में करी हो, चाहे काइनेटिक्स में करी हो, किसी भी चीज़ में करी हो, हमने अलग अलग फ्रेम से उसको स्टडी करा है। स्यूडो फोर्स आपको याद होगा, रिलेटिव मोशन आपको याद होगा। ठीक है, अलग अलग फ्रेम से हमने स्टडी करा है राइट। तो भाई आपने तो बोला कि जब ये चार्ज वेलोसिटी v से मूव कर रहा था तो ये ऐसा कुछ डिफ्लेक्ट होता है। तो आप यहाँ पर रेस्ट पे बैठ के अच्छे से देख रहे थे, आपका एक दोस्त आया, वो बोलता है नहीं यार भाई मैं तो क्या चाहता हूँ, मैं तो इस चार्ज के साथ ही मूव करूँगा वेलोसिटी v से, मैं इसको थोड़े करीब से देखना चाहता हूँ, करीब से एनालाइज करना चाहता हूँ। आपने बोला ठीक है कर लो, तो मुझे भी बता देना। तो उसने बोला यार मेरे रिस्पेक्ट में तो ये चार्ज रेस्ट पे था, तेरे रिस्पेक्ट में भले मूव कर रहा हो। आप रिलेटिव मोशन पढ़ चुके हो आप दोनों, आप और आपका दोस्त। ठीक है, तो आप दोनों ऐसी बातें कर सकते हो। उसने बोला कि यार तेरे रिस्पेक्ट में भले भाई मूव कर रहा हो चार्ज, मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही था। आपने बोला हाँ सही बात है यार, तू भी v से मूव कर रहा था, वो भी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो रेस्ट पे। बोल रहा है तो फिर भी मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई मेरे फ्रेम में कोई दूसरा फोर्स लग रहा होगा। तेरे फ्रेम में तो मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, मेरे फ्रेम में इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रहा होगा। तो आप बोलोगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ बता रहे हो। कन्फ्यूजिंग नहीं है भाई, ये जो फोर्स है ये फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ना ही ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ना ही ये प्योर मैग्नेटिक फोर्स है। दिस इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसकी स्टडी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। भाई रेस्ट पे थे तो कंप्लीट, आप रेस्ट पे थे
तो कम्प्लीटली मैग्नेटिक फोर्स था। आपका फ्रेंड वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है तो ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये डिपेंड करता है फ्रेम पे, राइट। यही आपको बताना चाहता था। तो देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट हो रही है, वो किसी वेलोसिटी v से मूव भी कर रहा है चार्ज, तो जो उस पर नेट फोर्स लगेगा दैट विल बी सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स कितना है Q इंटू वी क्रॉस बी, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी प्लस ई, राइट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस इज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स, राइट। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एसआई यूनिट पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट पढ़ा है, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट होता है जिसको टेस्ला बोला जाता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। वन टेस्ला इज 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, जिसको 10⁴ गॉस भी बोला जाता है। गॉस भी एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट यूनिट है। तो ये कन्वर्जन है, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस। भाई अब आपने ये तो देख लिया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉर्मल लगता है, क्यों, v क्रॉस बी, नॉर्मल टू वेलोसिटी लगता है। तो अगर मोशन के नॉर्मल कोई भी फोर्स लग रहा है, अगर कोई भी बॉडी ऐसे मूव कर रही है और इसके नॉर्मल कोई फोर्स लगा रहे हो, तो इस फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो वर्क डन होता है एफ डॉट डी एक्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, नॉर्मल है, एफ एक्स कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो हो जाता है। तो वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स जीरो होता है। अब मैग्नेटिक फोर्स तो नॉर्मल ही लग रहा है, देख चुके हो आप। तो इस फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होगा वो जीरो होगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, आपको नहीं आ रहा है अभी, तो काइनेमेटिक्स का वो लेक्चर ला के देख लीजिए, यू विल गेट इट। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। ये बात हो गई कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के बगल में कोई भी चार्ज रखा है तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो क्या लगता है। तो क्या करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट्स के बाद, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट पास हो रहा है, कोई वायर में आई करंट हो रहा है, इसकी लेंथ एल है और ये आपने मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, आई इंटू एल क्रॉस बी या आई इंटू डी एल क्रॉस बी। अगर आप छोटे से एलिमेंट डी एल की बात करो तो डी एल क्रॉस बी हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी। एल क्रॉस बी क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको मालूम है, एल की डायरेक्शन क्या होगी, एल की वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है, तो कोई कन्फ्यूजन ही खत्म हो गया। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एल इज गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट, एल वी साइन थीटा, और इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से, जो आप पढ़ चुके हो, जो मेरे को आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नहीं याद आ रहा है तो वेक्टर्स वाले टॉपिक में जाके आप देख लीजिए, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई इसके पहले मैं बात करूँ और आगे जाऊँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कोई चार्ज है जो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, इस चार्ज का मोशन कैसे होगा मैं ये देखना चाहता हूँ। भाई देखिए, इस चार्ज को मैंने कुछ वेलोसिटी v भी दे दी है, नॉर्मल तो मोशन होगा नहीं रेस्ट पे, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रख के वेलोसिटी v दे दी है तब इस पर कुछ फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक है, तो ये चार्ज ऐसा थोड़ा मूव हो जाएगा, फिर थोड़े आगे ये ऐसा चल रहा होगा तो इस पर फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री फिर चेंज होगी। परपेंडिकुलर फोर्स लगते जा रहा है, इसकी ट्रेजेक्ट्री चेंज होते जा रही है। तो भाई परपेंडिकुलर फोर्स किस केस में लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स तो लगता है सर्कुलर मोशन के केस में, राइट। तो बेसिकली अगर कोई चार्ज, ठीक है, किसी वेलोसिटी v से आपने प्रोजेक्ट कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, राइट। तो इस सर्कुलर मोशन की मेरे को फ्रीक्वेंसी जानना है आपसे, इसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी भाई, मुझे ये तो मालूम है इसका मोशन ऐसा हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी v से, राइट, फोर्स ऐसा लग रहा है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है q इंटू वी क्रॉस बी। तो v और b इस केस में परपेंडिकुलर है, तो क्यू वी वी लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 इज़ 1, दिस इज इक्वल टू mv²/r। यही तो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो v से v कैंसिल, तो वेलोसिटी में लिख सकता हूँ क्यू बी, r ऊपर चले जाएगा, r अपॉन m, दिस इज़ वेलोसिटी, राइट। अब मैंने क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये निकालना है मेरे को। टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ω, ओमेगा क्या होता है v/r, तो v/r कितना होगा, r से r कैंसिल, QV/m, तो ओमेगा आ गया मेरे पास QV/m,
टाइम पीरियड आ गया 2π/ω, ठीक है, ओमेगा है 2π/ω निकाल सकते हो, तो 1/t कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी जो आएगी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप कभी भी बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हो, राइट। लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूलेज बताऊँ, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं, जिससे आपका भाई कैसे यूज़ करना है आपको IL×B ये भी समझ में आ जाएगा, ये फार्मूला कैसे यूज़ करना है, और आपको एक डेरिवेशन भी हाथों हाथ हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए कोई भी लूप है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, राइट। जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो मैंने आपको उसकी डायरेक्शन दे दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं नेट फोर्स फाइंड करूँ। अब मेरे को इस पर नेट फोर्स कैसे फाइंड करोगे, पहले ये वाले आर्म पे नेट फोर्स कितना होगा, जो लेफ्ट आर्म है, IL×B। तो I तो पता है आपको, इसकी लेंथ L भी आपको पता है, और B की वैल्यू भी पता है, बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, और जो फोर्स IL भी होगा, एक्ट होगा, ये आपको इस डायरेक्शन में आ गया। सारी लेंथें बराबर हैं, तो सब पे जो फोर्स एक्ट होगा वो इक्वली होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने दिखाया है। तो भाई जो इसमें नेट फोर्स होगा वो होगा 0, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स ऑन दिस लूप इज 0। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट नेट टॉर्क ऑन दिस लूप। भाई फोर्स निकाल लिया तो टॉर्क भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो इस एक्सिस के अबाउट में, ग्रीन एक्सिस के अबाउट इस पर टॉर्क निकालना चाहता हूँ। तो देखिए जब मैं ग्रीन एक्सिस के अबाउट इस पर टॉर्क निकालना चाहता हूँ, तो ये वाले फोर्स के कारण और ये वाले फोर्स के कारण, ठीक है, तो नेट टॉर्क 0 होगा, क्योंकि वो अलॉन्ग द एक्सिस ही हैं। अब इस फोर्स के कारण जो नेट टॉर्क होगा और इस फोर्स के कारण जो नेट टॉर्क होगा, वो भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 कर देगा, राइट। तो बेसिकली नेट टॉर्क ऑन दिस लूप है 0। ये तो सीधा सिंपल लूप हो गया, सिमेट्रिक टाइप का लूप हो गया। तो इस पर नेट फोर्स 0 आ गया, नेट टॉर्क 0 आ गया। थोड़ा सा लूप को चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा करते हैं, थोड़ा सा इसको रोटेट करके देखते हैं कि भाई नेट टॉर्क नेट फोर्स कितना होगा। मान लीजिए ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस, दिस इज़ योर जेड एक्सिस। वेरी केयरफुली आप देखते जाइए। तो अभी जो मैंने सीधा सीधा आपको लूप बनाया था, अब मैं उसको थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं उस लूप को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। मैंने इस लूप को ऐसे रोटेट कर दिया है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा एक्सिस के आगे है, ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा एक्सिस के पीछे है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट एक्सिस के आगे है और ये पॉइंट जो है एक्सिस के थोड़ा सा पीछे है, राइट। तो अब जो नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ मैं, आप मेरा वाइट एरोस ध्यान से देखते जाइए। नेट फोर्स तो IL भी होगा, ठीक है। लेंथ चेंज नहीं हुई है इस लूप की, बस थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही एक्ट हो रही है, करंट उतना ही चल रहा है, B उतना ही है, L उतनी ही है, सब कुछ उतना ही है। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो F ऐसा होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा इन दोनों लूप में, तो ठीक है यही होगा। राइट हैंड थंब रूल आप लगा लीजिए। I अगर ऐसे एक्ट हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, करंट ऐसा है, ठीक है, तो लेंथ की डायरेक्शन ये हो गई, B आपका अंदर की साइड है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो फोर्स ऐसा आएगा, और ये राइट मोस्ट इस पे फोर्स ऐसा आएगा। अब ऊपर और नीचे वाला मेन होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, राइट। अब देखिए जो ऊपर वाला लूप, ऊपर वाला आर्म है और जो नीचे वाला आर्म है, उस पर क्या एक्ट हो रहा है। ऊपर वाले आर्म पे कुछ फोर्स बीच में ऐसा एक्ट होगा, नीचे वाले आर्म पे कुछ फोर्स ऐसा एक्ट होगा। तो नेट फोर्स तो अभी भी 0 है भाई, फोर्स तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही दे रहा है, क्योंकि चारों फोर्स की वैल्यू है ILB। अब नेट टॉर्क की बात करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। देखिए तो इन दोनों फोर्सेस के कारण तो नेट टॉर्क हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि ये अलॉन्ग द एक्सिस ही हैं। अब रही बात ऊपर वाले आर्म पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है और जो नीचे वाले आर्म पे फोर्स एक्ट हो रहा है उसके कारण, इसके कारण जो टॉर्क एक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू R×F। व्हाट इज़ R, ये जो R होगा वो ऐसा कुछ होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये R होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी R, ठीक है। ये R की वैल्यू कितनी होगी, दिस, अगर मान लीजिए ये जो लूप है इसमें जो आर्म है इसकी लेंथ आप B ले लो, तो ये जो वैल्यू आएगी, आपने थीटा से घुमाया है तो ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी B sin थीटा, B/2 sin थीटा। ये B/2 होगा, अगर कंप्लीट लेंथ B है तो ये आधी लेंथ B/2 होगी, दिस विल बी इक्वल टू B/2 sin थीटा, ठीक है। तो इसके कारण जो टॉर्क एक्ट होगा, इसके कारण जो टॉर्क एक्ट होगा, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्या है R×F। R क्या है B/2 sin थीटा, F क्या है ILB, ठीक है। तो जो टॉर्क एक्ट होगा ILB, R क्या था B/2 sin थीटा, ठीक है।
दोनों का आर क्रॉस एफ था, तो 90 डिग्री पे एंगल है, परपेंडिकुलर है, तो साइन जो क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो साइन थीटा साइन 90 आ रहा है वो 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया ऊपर वाले के कारण। इसी तरह सेम मैग्नीट्यूड आएगा नीचे वाले आर्म के कारण भी, इसको डबल कर देंगे, जस्ट इंटू 2 कर देंगे, या फिर से मैं लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जिससे, ILB/2 साइन थीटा। जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, ILB साइन थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहता हूँ मैं। जब मैं इसको रीअरेंज करके, L इंटू बी क्या हो गया, लेंथ इंटू बी क्या हो गया, एरिया ऑफ लूप। वेरी गुड, एरिया ऑफ लूप। तो इसको A लिख दूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ मैं, IAB साइन थीटा। AB साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ A क्रॉस B, I बाहर का बाहर, I इंटू A क्रॉस B। ये हो गया है नेट टॉर्क ऑन योर लूप। ठीक है, I इंटू A क्रॉस B, दिस इज नेट टॉर्क ऑन योर लूप। जहाँ पर A है एरिया वेक्टर, जो आप पहले ही देख चुके हो क्या होता है, B है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ क्या होती है। ठीक है, I है करंट, इसकी स्टडी हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब आपको ये मालूम है। दिस इज नेट टॉर्क ऑन लूप, अगर लूप मैग्नेटिक फील्ड में है। और नेट फोर्स क्या था, नेट फोर्स तो हर केस में 0 ही आया था। अब देखिए I इंटू A, ये बार बार लिखने में मेरे को ऐसा लग रहा है, बार बार दो वर्ड के लोग, इसको मैं M से लिख देता हूँ, M क्रॉस B। आप बोलोगे ये M क्यों लिख दिया ज़बरदस्ती, कुछ नहीं यार, नाम दे रहे हैं। कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं फिजिक्स में जिनको पहले नाम देना ज़्यादा दे दिया जाए तो आसानी से हम उसकी स्टडी कर पाते हैं, तो एक नाम दे दिया, I को मैं M लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सिर्फ वेरिएबल ही तो चेंज करा है, M क्रॉस B। ये जो M है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट। ये जो M है इसको बोला जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट, राइट। अब आपने M को मैंने बोल दिया मैग्नेटिक मूवमेंट। अब आपको याद होगा डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बढ़ा था, तो उस केस में डाइपोल पे जब टॉर्क एक्ट होता था वो कितना टॉर्क एक्ट होता था, P क्रॉस E। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो P क्या था आपका डाइपोल मूवमेंट, E क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फार्मूला भी क्यों लिखा है, कुछ नहीं है, इसमें सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का फॉर्मूला सेम है, याद करने में आसानी होगा। अगर आपको पहला वाला याद है सिमिलैरिटी बना के दूसरा वाला याद आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपने पूरा सॉल्व कर लिया, अब बस इसको थोड़ा सा फॉर्मूला के फॉर्म में पढ़ना बाकी है। अगर कोई भी लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है दैट इज़ F इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 होता है, और जो टॉर्क एक्ट होता है दैट इज़ M क्रॉस B। ठीक है, M क्रॉस B। अब आपने बोला भाई पहले वाले केस में तो 0 आया था, हाँ, तो जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो 0 ही आएगा। उस केस में जो साइन थीटा है वो साइन थीटा 0 है, रोटेशन है ही नहीं, तो थीटा कितना हो गया 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो M भी साइन 0 मतलब 0, तो टॉर्क हो गया आपका 0, राइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने नाम तो दे दिया, थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। अब अगर कोई प्लेनार लूप है उसमें करंट I है जिसका एरिया A है, तो उसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट इज़ IA। और अगर उस लूप में टर्न्स हैं, मतलब एक तो हो गया आपका नॉर्मल ऐसा लूप, मान लीजिए ऐसे टर्न हैं बहुत सारे, तो हर टर्न का एरिया लोगे आप, राइट। तो उस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा NIA, जहाँ पर N है नंबर ऑफ क्लोजली बाउंड टर्न्स। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की आप निकालते हो राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, I और A के बीच में राइट हैंड थंब रूल लगा दो, आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड along the loop with fingers pointing in direction of current, the thumb sticking out gives the direction of magnetic movement। ठीक है, जो थंब है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो मैग्नेट बेसिकली राइट हैंड थंब रूल हम बहुत पहले स्केलार्स में वेक्टर्स और स्केलार्स के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको डाउट है उसमें जाके देख लीजिए। मैं क्रैश कोर्स से रिवीजन में बार बार राइट हैंड थंब रूल जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं बता सकता हूँ, हमने पहले से पढ़ के रखा है, तो आप उन टॉपिक्स में जाके देख लीजिए। वेक्टर्स के वीडियो में आपको बहुत अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, याद नहीं आ रहा तो वहाँ जाके देख लीजिए। तो खैर मूविंग ऑन, तो दिस वॉज ऑल अबाउट भाई मैग्नेटिक मूवमेंट, और हमारी जो अनऑफिशियल फिजिक्स सीरीज चल रही है उसमें आज हमने मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक लूप, अगर कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड में हो तो उस पर क्या फोर्स लगता है, कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो IL क्रॉस भी उस पर क्या फोर्स लगता है, मूविंग चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट होता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, राइट। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। प्रैक्टिस करते रहिए, आपके पेपर्स बार बार पोस्टपोन हो रहे हैं, डेट चेंज हो रही हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बिकॉज क्या होगा कि भाई बार बार चेंज हो रहा है तो बार बार पढ़ने में थोड़ा जान पे आता है, अगर हिंदी में बोलूँ जोर लगता है।
तो अगर आप ये वीडियोस देख लोगे, मान लो 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है, ठीक है, आपने एक घंटे ही डिवोट करा बस, ठीक है, इस सीरीज़ को, तो आपने 1 घंटे में कुछ नहीं तो कम से 3 से 4 टॉपिक रिवाइज कर लिए विद मतलब विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। तो आपके कॉन्सेप्ट्स कहीं वीक नहीं होंगे, और प्रैक्टिस तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज से। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी था। नेक्स्ट वीडियो में इसी को हम कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि भाई मैग्नेटिज्म के बारे में आगे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी हैं, एम्पियर्स लॉ हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, बायो सावर्ट्स लॉ हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे।